हाँ जी, नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, जो भी है सारा डाटा हम आपके सारा जो डेटा है वो लिख दिए हैं, आप उसको देख लीजिए और आगे की हम कहानी समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, एक मिनट, यहाँ पर हटिए, यहाँ पर हम लोग बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉज होते हैं वो कौन से हैं, किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करा जाता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये दो लॉज होते हैं, एक होता है बॉयल एंड वांट ऑफ फैक्टर, दूसरा होता है वांट ऑफ लॉ, वांट ऑफ प्रेशर लॉ। ये दो लॉज होते हैं, इन दोनों लॉज की हेल्प से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए, एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा था तो उस दौरान ये देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था। मतलब ये था कि आपका पाई जो है वो सी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप पहली बात तो याद रखिएगा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दूसरी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि ये देखा गया था कि हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज करते जाता है। और ये देखा गया था कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही थी, यानी कि आपने इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, हम लोगों की एक कहानी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है ना। ये आपका पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, आप देखेंगे इसके बाद ये है, ये आपका तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। ठीक है, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या मतलब है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी होगा। जब पहले और दूसरे इक्वेशन को लेंगे तो सी और टी, यानी पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी टी के। जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर देखा गया कि ज़रूरत आर की पड़ी, तो आर सी टी। ठीक है, अब देख, पाई इक्वस टू आर सी टी बना ना, तो अब यहाँ पर कौन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखते नहीं हैं, यहीं पर कहानी शुरू कर देते हैं। देखिए, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, सी क्या है, टेम्परेचर, सी आपका क्या है, सी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, टी टेम्परेचर है। अब हम इनकी ज़रा सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सब तो आपको मिल गया ना, तो आप पहली चीज़ ये है, इसको हम ए मान ले रहे हैं। पहली चीज़ को याद रखिएगा, पाई जो होता है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सी आर टी या आर सी टी के डायरेक्टली आर सी टी के बराबर होता है। हमको तो लग रहा है ना कि इससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा सी आर टी, है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको आप ए कर दीजिए, इसको रहने दीजिए। ठीक है ना, ये, या आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। एक चीज़ समझ में आ गई। आगे की बात अब करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यानी सी क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन, सी को कॉन्सेंट्रेशन, और ये होता है मोल बट्टे में आयतन, यानी कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अरे यार सॉरी, चल देखो, C इज इक्वल टू एन अपॉन वी। जरा वैल्यू यहाँ पुट करिए, आप रखेंगे पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर इंटू टी, आप ये रखेंगे। आप क्या करिए, इसको यहाँ भेजिए, तो पाई वी इक्वल्स टू क्या बन गया, एन आर टी। एक तो आपका ये बन गया, चाहे तो ये देख लीजिए, चाहे तो ये देख लीजिए। ठीक है, आगे की कहानी और हम लोग बढ़ाते हैं। अगर मोल को देखा जाए
तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये जो मोल निकाला गया है ये सॉल्यूट का होता है। किसका मोल होता है? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका होता है? सॉल्यूशन का। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन की हम लोग बात करते हैं एक्चुअली ना, ये अच्छा ये तो कॉन्सेंट्रेशन होता ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मोल की बात करते हैं तो मोल किसका होता है? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। चलिए अब इस वैल्यू को यहाँ रखिए, तो रखेंगे पाई वी को अभी भेज रहे हैं, ठीक है। नहीं एक काम करते हैं, इसको रोकते हैं, आप ऊपर वाले को ही ले लो, ठीक है, ऊपर वाले को ही लो। पाई इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है? डब्लू ए अपॉन एम ए, आपने ये देखा, इनटू नीचे v है तो लिखेंगे 1 अपॉन वी इंटू आर टी, ठीक है, आर टी लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर बातें समझिएगा, जैसे देखिए वॉल्यूम आपका अगर लीटर में है तब तो ठीक है, अगर वॉल्यूम आपका ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पीछे हम सब कुछ देखते आए हैं। पाई इज इक्वल टू डब्लू ए अपॉन एम ए इंटू आर टी अपॉन वी, अगर ये ml में है तो यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया, इसको आप याद कर लीजिए, यानी कि कहेंगे मेमोराइज, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, आप ना इसको भी याद कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद करिए, और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी, या पाई इज इक्वल टू एन ए अपॉन वी आर इंटू टी, या पाई इज इक्वल टू होता है डब्लू ए अपॉन एम ए इंटू आर टी अपॉन वी। अगर लीटर में है तो ठीक है, अगर ml में है तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं ना, सभी को अब जरा हम समझाते हैं। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं उन सबको हम लिखते हैं, आप आराम से देखिए और फिर उसको लिखिए। देखिए टॉपिक इतना टफ नहीं है, टॉपिक इजी है, बस ये है ना मज़ा आ जाएगा एकदम, समझिए एकदम मज़ा आ जाएगा। आइए अगर हम पाई की बात करें तो पाई यहाँ पर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, आप ये बोलते हैं। आगे की कहानी ज़रा सुनिए। अगर हम लोग पाई की तो बात हो गई, डब्लू ए की बात करें तो डब्लू ए होता है, इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम एम ए को बोलें तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आप ये बोलेंगे, ठीक है। आर क्या होता है? तो आर आपका होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट आप ये बोलते हैं इसको। और इसके वैल्यू की बात करें तो 0.0821 ये आपका आता है, इसको बोल सकते हैं एटीएम लीटर पर, इसको एटीएम लीटर, अरे यार एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, यानी कि केल्विन पर मोल आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, V है, तो V क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका V होता है। अब क्या बचा हुआ है? कुछ तो नहीं बचा हुआ है, तो सब कुछ तो आपका हो गया है ना, हो गया। चलिए इतना हो गया, कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं इसमें। देखिए ये जो है, ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं ये आपका न्यूमेरिकल करवाएगा। क्या करवाएगा? न्यूमेरिकल, मतलब जितनी भी बवाल होने वाला है वो यहीं से होगा, ठीक है। चलिए तो इसको ज़रा फट से कॉपी करिए, फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए, तब तक इसको कॉपी करिए, बाकी आगे हम समझ रहे हैं। अरे यार देखिए ये चैप्टर जो सॉल्यूशन है ना, मतलब आप समझिए जो 12वीं का चैप्टर है वो टफ बिल्कुल नहीं है,
क्या है ना कि थोड़ा सा ये बोलता है कि हमको बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि 12वीं क्लास में है, 12th क्लास में है, तो आपको भी पता है कि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए थोड़ा लग के पढ़ लीजिए। अरे यार बहुत ज़्यादा थोड़े पढ़ना होता है। जिन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं अब यहीं पे देखिए, जेई तक और नीट तक तो काम चल जाता है। मतलब ये है कि जो थियरी है इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना होता है। इतना मान के चलिए कि आप में से जो भी बच्चे 12वीं के बाद अगर प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको उतनी दिक्कत होगी नहीं। मतलब अगर हम केमिस्ट्री पढ़ा दिए आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ सुनिए, ज़रा इसको लिख लीजिएगा। 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। एक ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहीं पर देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ये होता है। यहीं पर अगर थोड़ा सा और देख लें तो इसी को बोलते हैं 760 टॉर बोला जाता है। यानी 1 ATM जो होता है 760 टॉर के बराबर होता है, या 1 बार के बराबर होता है, या 10 की पावर 5, इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। ये होता है 1 ATM की वैल्यू होती है। चलिए थोड़ा सा आप ना दो चीज़ और याद कर लीजिए। हम ना RT की वैल्यू की बात कर रहे हैं। जो आपने अभी फॉर्मूला देखा था, इधर था RT, इधर ही था। तो इस RT के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये डायरेक्टली, जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं ना, उस न्यूमेरिकल में आपका ये बहुत साथ देगा। वैल्यू ऑफ RT। टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा, ये ध्यान आप रखियो। टेम्परेचर आपका किस में जाएगा? केल्विन में जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तो अगर इस पर हम RT की वैल्यू देखें तो आपको पता है कि 0.0821 होता है इंटू 273। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आएगा। ये RT की वैल्यू है, ठीक ना। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जो RT की वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, RT की वैल्यू आएगी 0.0821 इंटू 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.6 आएगा इस RT की वैल्यू। तो RT की वैल्यू आपकी ये आ गई, RT की वैल्यू आपकी ये आ गई। आप इन वैल्यूज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक नोट लिखिए, नोट लिखिए। आप लिखेंगे हेयर, इसको लिखने के बाद आप एक नोट लिख लीजिए। अच्छा पहले इसको कॉपी करिए, फिर हम बता रहे हैं। हो गया होगा आपका। चलिए यहाँ पर लिखिए हेयर परसेंटेज विल बी कंसीडर, हेयर परसेंटेज विल बी कंसीडर एज, जब भी परसेंटेज गिवन होगा ना तो उसको हम W/V बोलेंगे। तो लिखा है कि हेयर परसेंटेज विल बी कंसीडर एज W/V in which volume is in ml, in which volume is in ml। ये आपका वॉल्यूम किस में रहेगा? ml में रहेगा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक आप टॉपिक कवर कर चुके हैं तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपकी हेडिंग जाएगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसके बाद आप लिखेंगे। अगर आप थोड़ा पीछे हैं तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए,
ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, हेडिंग पहले लिखिए। ये जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इसमें लिखिए दोज सॉल्यूशंस विच हैव दोज सॉल्यूशन which have same osmotic pressure which have same osmotic pressure is known as isotonic solution is known as isotonic solution। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अपन सेम लेते हैं, है ना, सेम टेम्परेचर होता है और सेम टेम्परेचर पर प्रेशर भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन का प्रेशर π1 चला गया, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरे जो आप लिख रहे हैं वही लिखिए π1 और दूसरे का π2, दोनों बराबर हो गए किस पे, एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर हम ये बात करते हैं। अब देखिए π1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो हम लिखेंगे C1 R इंटू टी। R तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर दोनों का क्या आपने ले लिया, सेम ले लिया, बराबर C2 R इंटू टी। RT से RT आपका कैंसल हो गया, C1 बराबर आ गया आपका C2। C1 किसके बराबर, C2 के बराबर। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो क्या N1/V1 होगा, क्या N2/V2 होगा, अरे ये तो होगा ही, ये आपका होगा। आगे की बात करते हैं। अगर अपन मोल की बात करें तो मोल को आप लिख सकते हैं WA/MA, W1/M1, नीचे आपका वॉल्यूम दिया है V1 बराबर W2/M2 इंटू 1/V2। ये जो आपका आया है इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर आप देखते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपके पास होने वाला है, ठीक है। जरा अब आगे की कहानी हम लोग समझते हैं और समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, ये सब छोड़िए, हम लोग बात कर लेते हैं कि C1 C2 और ये सब क्या है, इसको पहले देख लीजिए, ठीक है। बहुत टफ चीज़ नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे आइए। नहीं, ऐसे आने का कोई मतलब ही नहीं है ना, आप ऐसे देखिए ना, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अच्छा, ये बताइए C1 क्या है, आप ऐसे लिख लीजिए C2, C1 C2 हो गया। अच्छा, N1 क्या होता है, N2 क्या होता है। अब देखिए V1 क्या है, V2 क्या है, यहाँ पर बचा W1 क्या है, M1 क्या है, W2 क्या है और M2 क्या है। इन सब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर C1 की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें N1 क्या है तो हम बोलेंगे मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट, ठीक है। आप किसके बारे में बात करते हैं, सॉल्यूट के बारे में, तो आप फर्स्ट सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। N2 क्या है तो बोलेंगे मोल ऑफ सेकेंड सॉल्यूट। अगर V1 की बात करें तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर V2 की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। W1 क्या है,
तो इसको बोलेंगे वेट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट, आप लिखते चलो। इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट। W क्या है? W2 वेट ऑफ सेकेंड सॉल्यूट, M2 क्या है? तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसको बोलेंगे सेकेंड सॉल्यूट। ठीक है, कुछ कहानी समझ में आ गई? तो ये है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, इसको पहले कॉपी करिए फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। तो ज़रा इसको लिख लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। A solution whose osmotic pressure is comparatively less। जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर करेंगे, तो मान लो आपकी एक का पाई वन पाई टू ये है। अगर मान लेते हैं कि पाई वन लेस देन पाई टू है, तो पाई वन को बोला जाएगा कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसको बोला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। चलिए अच्छा एक और पॉइंट लिखिए इसके अंदर, उसके बाद लिखिए ड्यू टू हाइपोटोनिक नेचर कॉमा सब्सटेंस बिकम एनलार्ज। कहने का मतलब है कि सब्सटेंस जो होगा उसकी साइज पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट लिखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा ये समझेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अगेन वही चीज़ लिखेंगे, अ सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज a solution whose osmotic pressure is comparatively more। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पाई वन पाई टू की बात कर रहे हैं जिस चीज़ की, अगर ये ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और ये फिर क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या होता है, इस सॉल्यूशन के साथ क्या होता है वो ज़रा तीर लगा के लिखिए। ड्यू टू हाइपरटोनिक नेचर सब्सटेंस बिकम श्रिंक। श्रिंक का मतलब ये होता है सिकुड़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, एक ना एग्जाम्पल लिखिए, मतलब एक और तीर लगा के बस लिख लीजिए, दोनों की बातें ख़त्म। हाइपरटोनिक क्या होता है इसकी कहानी ख़त्म, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इन दोनों में से हाइपरटोनिक कौन है और हाइपोटोनिक कौन है। तो आप कहेंगे कि जो लेस वाला होगा ना ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हाइपोटोनिक होगा, और जो मोर वाला होगा वो हाइपरटोनिक होगा, है ना। नेक्स्ट आप एक एरो लगा लिखिए, ब्लड इज आइसोटोनिक पढ़े थे जब प्रेशर से, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ब्लड इज आइसोटोनिक विद 0.85% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ज़रा अगर थियरी आप
ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड अगर पढ़ चुके हैं तो बारी आएगी अब न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में बात आई और आपके लिए हेल्पफुल बना तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को धन्यवाद।